नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी है सुबह के मॉर्निंग कॉल की और शुरुआत टॉप हेडलाइंस के साथ। टैरिफ के बाद अब ट्रंप ने पॉवेल के खिलाफ मोर्चा खोला। कहा हारे हुए व्यक्ति हैं फेड चीफ, जल्द दरें नहीं घटाई तो मंदी का खतरा। ट्रंप के बयान के बाद अमेरिकी बाजारों में दिखी भारी गिरावट, 2.5% तक फिसले। एशिया में भी दबाव, हालांकि गिफ्ट निफ्टी में नीचे से अच्छी रिकवरी। जेरोम पॉवेल पर ट्रंप के हमले से सेफ हेवन की डिमांड में बढ़त। फिर रिकॉर्ड हाईज पर पहुंचा सोना। कॉमेक्स पर $3,450 के पार निकले भाव। डॉलर इंडेक्स के 3 साल के निचले स्तर पर पहुंचने से भी गोल्ड कीमतों को सपोर्ट। कच्चे तेल में खास एक्शन नहीं, $67 के आसपास कर रहा है ब्रेंट कामकाज। आरबीआई से बैंकों को बड़ी राहत। लिक्विडिटी कवरेज रेशियो फ्रेमवर्क पर फाइनल गाइडलाइंस जारी। इंटरनेट और मोबाइल से डिपॉजिट के नियम ड्राफ्ट प्रस्तावों के मुकाबले हुए कम सख्त। एलसीआर फ्रेमवर्क 1 अप्रैल 2026 से होगा लागू। घरेलू स्टील कंपनियों को बड़ी राहत। स्टील इंपोर्ट पर सरकार ने 12% प्रोविजनल टैरिफ लगाया। अब से 200 दिनों के लिए सेफगार्ड ड्यूटी लागू। और आज आएंगे आईटी दिग्गज HCL टेक्नोलॉजीज के Q4 रिजल्ट्स। कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू में दिख सकता है हल्का दबाव। मार्जिन्स में भी 100 से 150 बेसिस पॉइंट्स की कमी संभव। साथ ही हैवेल्स, M&M फाइनेंशियल समेत वायदा की 4 कंपनियों के नतीजों पर भी रहेगी बाजार की नजर। चलिए भाई, मंगलवार की सुबह इस कारोबारी हफ्ते का डे 2। कल साल 2025 का 30% कंप्लीट हो गया। भागे जा रहा है ये साल, और भाई साहब भागे जा रहे हैं भारतीय बाजार। कल बैक टू बैक 5th स्ट्रेट ट्रेडिंग सेशन था, जब भारतीय बाजारों में मजबूती के साथ, उछाल के साथ कामकाज हुआ। टकाटक टचवुड आपकी स्क्रीन पे पिछले, ये देखिए मोमेंटम आपकी स्क्रीन पर पिछले 5 दिनों के बार्स भी रख देता हूं। जबरदस्त उछाल। थर्सडे की तरह कल यानी कि मंडे की ट्रेडिंग सेशन में शुरुआती ट्रेड में बाजार ने आपको मौके दिए। उसके बाद फिर एक तरफा मूव वापस बनता हुआ नजर आया। इनफैक्ट इंट्राडे चार्ट स्क्रीन पर रखिएगा, एक समय निफ्टी 50 पॉइंट उछाल के साथ कामकाज कर रहा था शुरुआती ट्रेड में। वो 50 पॉइंट वाला 340 पॉइंट तक एक समय मजबूत था और फाइनली क्लोज भी उस अहम स्तर, साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट 24,000 के कंफर्टेबली ऊपर। निफ्टी 24,000 के ऊपर, निफ्टी बैंक 55,000 के पार जाके कामकाज करता हुआ नजर आया। जो पिछले हफ्ते का जो जबरदस्त बुलिश मोमेंटम था वो कल भी कंटिन्यू होता हुआ, और बढ़िया मूड माहौल है भाई साहब। गिफ्ट निफ्टी इन ग्रीन। कल आपने यूएस के मार्केट्स देखे होते तो टेंशन बढ़ जाता, क्योंकि कल यूएस के बाजार में तीनों बेंचमार्क्स 2.5% के आसपास दबाव के साथ बंद होते हुए नजर आए। पेन था। आज सुबह की फ्यूचर्स जरूर 1/3% मजबूती के साथ काम कर रहे हैं, फिर भी तब और अब की पहली प्लेट स्क्रीन पर रखता हूं। हम जब क्लोज हो रहे थे उस समय यूएस के फ्यूचर्स दबाव में थे, लेकिन 1% कमजोर थे। एक्चुअल सेशन में 2.5% का दबाव आ गया, तो डिफरेंशियल है, तगड़ा डिफरेंशियल है। ऐसे में दिखाता हूं एशिया भी किस तरह से मूड दिखा रहा है, क्योंकि ये सब के लिए दिक्कत थी यूएस का हैंडओवर, लेकिन एशियाई बाजार और अपना गिफ्ट निफ्टी मिलीजुली ओपनिंग की दिखा रहे हैं। कोई ऐसा कोई पैनिक रिएक्शन नजर नहीं आएगा। तो ऐसे में कल ओवरनाइट हुआ क्या? अच्छे खासे यूएस बाजार क्यों लद गए कल के ट्रेडिंग सेशन में? पहले हॉर्माज से जान लिया जाए, उसके बाद फिर आज की रणनीति पे उतरेंगे। हॉर्माज, गुड मॉर्निंग।
तरह तरह की हेडलाइन प्रोड्यूसर साहब ने लिख डाली है। कहा हो गया ट्रम्प साहब को? गुड मॉर्निंग आशीष, आपने सिंघम तो देखी होगी पुरानी, सबसे पहली सारी देख डाली है, जहाँ सारी फ्रेंचाइज लगी थी मुझे। एक बहुत मशहूर सीन है जहाँ पर वो विलन आकर कहता है मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा अभी के अभी, अभी के अभी। तो डोनाल्ड ट्रंप भी इसी तरह की फरमाइशें कर रहे हैं जेरोम पावल से, आप ब्याज दरें काटिए अभी के अभी वरना मैं आपको बर्खास्त कर दूंगा अभी के अभी। जबकि जेरोम पावल का ऐसा कोई इरादा है नहीं, पर जिसका खामियाजा जो है बाजार को कल भुगतना पड़ा, क्योंकि एक वक्त पर डाउ जो है 1300 अंक नीचे था, वो थोड़ा सा निचले स्तरों से संभल कर फिर जाकर 950 अंक नीचे बंद हुआ। S&P 500 और नैस्डैक भी कल 2.5% की गिरावट के साथ बंद हुआ, एक वक्त पर तो 3.5% नीचे थे दोनों। सारे S&P 500 के सेक्टर्स जो है 11 के 11 जो है नुकसान के साथ बंद हुए, लाल निशान में बंद हुए। वो हुआ इसलिए क्योंकि फिर से कल ट्रूथ सोशल पर डोनाल्ड ट्रंप ने जेरोम पावल पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि एक प्री एम्प्टिव रेट कट आना चाहिए फेड की तरफ से, जबकि फेड पॉलिसी को ही अब 2 हफ्ते बचे हैं। 6 और 7 मई को तो FOMC की बैठक है। अब ECB ने ब्याज दरें काटी है। जेरोम पावल एक लूज़र व्यक्ति है, लूज़र कहा उन्होंने ऐसे इन स्पष्ट शब्दों में, और उन्होंने ये भी यहाँ तक कह दिया कि बीच में जब फेड ने ब्याज दरें काटी थी वो इसलिए काटी थी कि जो बाइडेन और फिर बाद में जाकर कमाला हैरिस जो है चुनाव जीत सके, और वैसा तो हुआ नहीं। मगर अब जाकर के अब जब महंगाई कम हुई है, अब जब फेड जो है ब्याज दरें नहीं काट रहा है, मगर क्या डोनाल्ड ट्रंप जेरोम पावल को बर्खास्त कर सकते हैं? कानूनी तौर पर अगर देखा जाए तो सारे एक्सपर्ट्स ना जवाब दे रहे हैं इसका कि ऐसा नहीं कर सकते, वो उनके हित में नहीं है। मगर डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट में एक इमरजेंसी याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि मुझे ये अधिकार दिए जाए कि मैं फेड नहीं मगर 2 और नेशनल लेबर रिलेशंस बोर्ड और मेरिट सिस्टम्स प्रोटेक्शन बोर्ड के अफसरों को बर्खास्त कर सकूं, ये अधिकार मुझे दिया जाए। और अगर ऐसा हुआ तो शायद ये फेड के लिए भी एक इमरजेंसी याचिका दायर कर सकते हैं। ये एक खतरा है, और व्हाइट हाउस ने खुद कहा है कि ट्रंप जो है अभी भी इस बात की जो है समीक्षा कर रहे हैं कि वो पावल को बर्खास्त कर सकते हैं या नहीं। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने तो यहाँ तक कह दिया है कि फेड के गवर्नर, पुराने फेड के गवर्नर है केविन वॉर्श, जिनके साथ डोनाल्ड ट्रंप ने खुफिया तौर पर बातचीत की है कि अगर जेरोम पावल को बर्खास्त किया गया तो उन्हें फेड का गवर्नर बनाया जा सके। जबकि जेरोम पावल को अब उनका कार्यकाल खत्म होने में अभी भी 1 साल बाकी है। बाजार को क्या अच्छा नहीं लगा? अब जब एक निष्पक्ष एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसकी जब स्वतंत्रता पर सवाल उठते हैं, वो बाजार को पसंद नहीं आता। आप एक निष्पक्ष फेड को प्रीएम्प्ट कर सकते हैं, फेड छोड़िए किसी भी सेंट्रल बैंक को आप प्रीएम्प्ट कर सकते हैं। हमारी पॉलिसी देख लीजिए, बाजार को पता था 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट आने वाला है, वैसा ही हुआ, और स्टांस बदलने वाला है, वैसा ही हुआ। लेकिन अगर जब राजनीतिक दखल अंदाजी शुरू हो जाती है तो जाकर के थोड़ी सी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठने लगते हैं। कल भी हम चर्चा भी कर रहे थे कल के, फ्रांस के वित्त मंत्री ने कहा है कि अगर डॉलर की क्रेडिबिलिटी पर काफ़ी जो है धक्का पहुंचेगा अगर डोनाल्ड ट्रंप जो है जेरोम पावल को बर्खास्त कर देते हैं। और ये कल प्राइस एक्शन में भी देखने मिला कि डॉलर एक वक्त पर 98 के नीचे चला गया था, वो थोड़ी सी रिकवरी अब निचले स्तरों से आई है, मगर अभी भी उन्हीं स्तरों पर बना हुआ है। दूसरी चीज़ जो बाजार को अच्छी नहीं लगी, वो आपने पूरा महीना टैरिफ खेल लिया, अब आप टैरिफ को लेकर कोई बयान नहीं दे रहे हैं कि किस देश के साथ बातचीत चल रही है, क्या प्रोग्रेस हुआ है, क्या हो रहा है, कहाँ पर मामला अटक रहा है, कुछ नहीं। ऐसी कोई क्लैरिटी व्हाइट हाउस से नहीं आई है। और चीन के साथ डील होगी नहीं होगी, चीन अपना अपना करे जा रहा है। उन्होंने कल घोषणा कर डाली कि उन्होंने US के कांग्रेस के कुछ लोगों पर सैंक्शन लगा दिए। US से जो LNG का वो आयात करते वो लगभग 0 हो गया है। ये सब चल रहा है उनकी तरफ से, और इस तरह की अनिश्चितता जो है बाजार को पसंद नहीं आती। आप टैरिफ से लेकर अब फिर से फेड पर जो है नैरेटिव शिफ्ट हो गया है, ये लैक ऑफ क्लैरिटी है। और इसी बीच में US ने जो है सोलार जो पैनल्स इंपोर्ट करते हैं साउथ ईस्ट एशिया के कुछ देशों से, उन पर टैरिफ लगा दिए है। ये तो जांच जो है वो जो बाइडेन के कार्यकाल में शुरू हुई थी, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड और मलेशिया पर टैरिफ लगे हैं। तो ये एक बात है। डॉलर तो हमने बात कर ही ली। क्रूड की जो कीमतें हैं वो 66 पर है। सोने ने नया रिकॉर्ड बनाया क्योंकि हेवन एसेट्स पर अभी डिमांड जारी है। आज का जो बड़ा ट्रिगर है वो टेस्ला के नतीजे हैं। शेयर 40% तो गिर चुका है ऑलरेडी, तो आज बाजार बंद होने के बाद टेस्ला के नतीजे आएंगे। तो एक सेल्फ मैन्युफैक्चर्ड खराब हैंडओवर है। अगर हमें किसी चीज पर नजर रखनी है तो वो डॉलर है। लीजिए भाई, ये है ग्लोब की सारी तस्वीर। फेड चेयर का तो बहाना है, ट्रेड टॉक्स में कोई नोटवर्दी प्रोग्रेस है नहीं। मुझे तो लगता है ट्रम्प साहब को पता ही है रिसेशन में स्लिप होने वाले हैं, मेरे ऊपर क्या कहते हैं वो फोड़ दिया जाएगा, तो मैं सीधे सीधे पॉवेल पे डाल देता हूँ। ट्रम्प 1.0 में भी पॉवेल को निकालने की बतौर बहुत कोशिशें हुई थी, पर इनके पास पावर्स थी नहीं फेड चेयर को निकालने की। पॉवेल जानते थे, इसलिए पॉवेल अड़ी में खड़े रहे थे।
अब फिर से वही सब हो रहा है, तो कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं, इकोनॉमी की वाट लगने वाली है और ये अब ब्लेम गेम खेल रहे हैं। ये इनको पावर मिल गया एक पंचिंग बैग इस काम में। तो ये उनका सरदर्द है, उन्हीं की दिक्कतें हैं, बाकी ग्लोब समझ गया है। हाँ, ये बात अलग है, फेड चेयर का जाना बहुत खराब होगा, क्योंकि वो कहते हैं एक स्पाइन वाला आदमी। ट्रंप 1.0 में भी माने नहीं थे, वो दरों वरों पे अपने हिसाब से चले थे, लॉजिकल चले थे, ट्रंप की नहीं सुनी थी। उनका रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। खैर, यह ग्लोब की तस्वीर। कल पेन था, पर एशिया ठीक ठाक है। गिफ्ट निफ्टी अपना ग्रीन में खुलने की इंडिकेशन दे रहा है। ऐसे में कल का निफ्टी इंटरडे स्क्रीन्स पर है। कल सुबह इसी शो में 7 बजे चर्चा हो रही थी कि 24,040 एक थ्रेशोल्ड पॉइंट है। एक बार वो निकला तो 174 से 234 के जोन्स हासिल होते हुए नजर आएंगे। कल का इंटरडे हाई 190 है, 189 पॉइंट समथिंग प्रिसाइसली वैसे ही हुआ। वो थ्रेशोल्ड पॉइंट से एक बार चले तो गजब के अप मूव्स डिलीवर होकर मिले निफ्टी के। वीरू, कल की स्ट्रैटेजी सटीक बैठी, मोमेंटम बहुत स्ट्रांग। इस तरह के ग्लोब के संकेतों में गिफ्ट निफ्टी फिर भी ऐसा लग रहा है अब तक तो डटा खड़ा हुआ। ऐसे में अपना गेम प्लान भाई साहब। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए आशीष, इतना स्ट्रांग मोमेंटम है ना, वेदर इट्स स्टॉक फ्यूचर्स या फिर इंडेक्स, आपको ऊपर भी लेना पड़ेगा, तभी आप इस गेम में रह पाएंगे। अगर आप एक डे ट्रेडर हैं, अदरवाइज मिस कर जाएंगे। कल का थ्रेशोल्ड पॉइंट क्यों था? क्योंकि कल परसों के यानी गुरुवार के स्ट्रांग मोमेंटम के बाद 24,000 की कॉल बिकी हुई थी। कितना भी बड़ा गैप अप हो या गैप डाउन हो, अगर थ्रेशोल्ड पॉइंट कट रहे हैं तो मूव मिल रहे हैं। हालांकि ये मैं मानता हूं, इस बात को लेकर मैं अग्री करता हूं कि इंडेक्स नाउ नीड्स सम कंसोलिडेशन, बट जब तक नहीं है तब तक ठीक है, ऐसे ही चलते हैं। स्क्रीन पे आते हैं, पहले लिक्विडिटी को चेक करते हैं आशीष। लिक्विडिटी ड्राइव कर रही है मार्केट्स को, और हायर लेवल्स पे भी एफआईएस ने करीब 2,000 करोड़ रुपए की बाइंग करी कल। आई मीन प्रिसाइसली 1970, 246 करोड़ रुपए की बाइंग थी डीआईएस की। 1,090 करोड़ रुपए का एफआईएस ने इंडेक्स बाय किया, करीब 6500 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, 549 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट, और स्टॉक फ्यूचर्स में करीब 313 करोड़ रुपए की बाइंग, 50,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग। एक और चीज़ अच्छी है, मतलब जब गिफ्ट निफ्टी बैकफुट पे था कल, जब मैं यूएस मार्केट्स के कोलैप्स को देख रहा था, तो मैं ये सोच रहा था कि भाई हमें सिक्योर क्या करेगा, हमें बेस क्या प्रोवाइड मिलेगा। कल एफआईएस की तरफ से करीब 2,57,000 पुट शॉर्ट हैं, यानी कहीं ना कहीं वो एक बेस लेके चल रहे हैं साथ साथ। जब वो मार्केट्स को ड्राइव कर रहे हैं, एक डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे हैं, वो पीछे अपने साथ बेस भी छोड़ते हुए चल रहे हैं आशीष। आपके स्क्रीन पे स्टैट्स आएंगे। इस जोन में जो सबसे बड़े कॉल राइटर्स हैं वो 24,200, 300 और 400 पे प्लेस्ड हैं, 75, 56 और 40। और पुट्स सबसे बड़ी खड़ी हुई हैं आशीष 24,100 पे और 24,000 पे। देखिए, आपका इंट्राडे, आपका स्विंग प्रोस्पेक्टिव से जो बेस है वो 24,000 है। लेकिन एक बात मैं कहूंगा, जो कल मैं सुबह कह रहा था कि हमारा इस पूरे मोमेंटम का बेस पहले जो था 23,550, वो कल शिफ्ट होके अब 23,800 पे आ गया है। और 23,800 का इंपॉर्टेंस चार्ट्स पे क्या है वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। फिर बस स्क्रीन पे लेके आइए, और 24,000 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है, 24,100 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है। ड्यूरिंग द डे कोई कोलैप्स आएगा तो हमको ये बेस प्रोवाइड करेगा, और राइटर्स प्लेस्ड हैं 24,200 पे। तो माइट भी यहां पे इंडेक्स कंसोलिडेट भी कर सकता है, लेकिन अगर थ्रेशोल्ड पॉइंट बाइसेक्ट हुए तो स्विंग भी बहुत स्ट्रांग मिलेंगे। लेके आइए बेस वन स्क्रीन पे। इट्स बेटर एज ए ट्रेडर, अगर हमें एक डिप मिल जाए टुवर्ड्स बेस वन, थोड़ी सी कूलिंग ऑफ हो, इट्स रिक्वायर्ड टुवर्ड्स 24,010 और 23,967। इसके ऊपर 20-30 पॉइंट का अगर डिप भी मिल जाए आशीष, तो वो बहुत अच्छा डिप होगा इस पूरे मोमेंटम में एंटर करने के लिए। और एक याद रखिएगा, ये डायरेक्शन जो हमारी है ये परसिस्ट करेगी जब तक हम 856 और 792 के ऊपर है। तब तक बहुत फियर फैक्टर बाजार पे हावी नहीं होगा, किसी प्रकार के कोलैप्स की संभावना नहीं है। बट डायरेक्शन में पॉज तब आएगा जब आप 856 और 792 की ट्रैजेक्टरी को तोड़ देंगे। सो आई एम इंटरेस्टेड इन बाइंग डिप टुवर्ड्स बेस वन। थ्रेशोल्ड पॉइंट फॉर द डे वो क्या है? आपकी स्क्रीन पे कॉल्स कहां बिकी हुई हैं? सिंपली 24,200 पे थ्रेशोल्ड पॉइंट है ये। अगर डिप नहीं दे रहा है और 24,178, 233 निकल गया तो स्विंग टुवर्ड्स 270, 308 और 358 लुक्स पॉसिबल। इवन 410 मैं उसको जोड़ देता हूं यहां पर मैंने लिखा नहीं है। यह है निफ्टी पे अप्रोच। माइट बी, क्योंकि यूएस संकेत अच्छे नहीं है, माइट बी इट पॉसिबल दैट निफ्टी आईटी विल ड्रैग यू, मतलब नीचे की तरफ, बट थोड़ा वो डाउटफुल लग रहा है मेरे को। अब आते हैं निफ्टी बैंक पे।
निफ्टी बैंक पे सारे स्टॉक फ्यूचर्स आई मीन स्ट्रॉन्ग मूव जनरेट कर रहे हैं। अब हुआ क्या है कि कल और गुरुवार में पीएसयू बैंक्स ने स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन देना शुरू कर दिया। लुक एट एसबीआई, क्या मूव आया आशीष, यहां पर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है और पीएसयू बैंक्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। 55,000 पे कल पुट बिकी थी और 56,000 पे कल कॉल कंसंट्रेशन। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे 56,000 पे। सिंपली मीन क्या है इसका? देखिए आज तो देखिए हमारे पास एक न्यूज़ फ्लो भी अच्छा है, तो डिप टुवर्ड्स बेस वन मैं उसको एडमायर करूंगा। लिखिए ये स्क्रीन पर बेस वन क्या है आपकी स्क्रीन पे, वो आएगा लगभग 55,210 की ट्रेजेक्ट्री और 945। इसके ऊपर का कोई डिप मिले उसको बाय कर सकते हैं। और ऊपर की तरफ थ्रेशोल्ड पॉइंट निफ्टी बैंक में रहेगा आज के लिए। लिखिए ये RS1। RS1 क्या है? RS1 है कॉलाइटिस का जोन। अगर ये जोन निकलता है 436.67 तो आपके लिए 55,970 और 56,033 की ट्रेजेक्ट्री खुल जाएगी। एक बात यहां पे निफ्टी बैंक में जरूर कहूंगा, स्ट्रेच काफी हो चुका है, इसलिए एक बात याद रखिएगा, एज ए ट्रेडर हम सिर्फ डिप को बाय करेंगे टुवर्ड्स बेस वन। अगर बेस वन टूटता है तो निफ्टी बैंक का एक बार के लिए ये मोमेंटम हल्का सा कोलैप्स होगा और इन दैट केस अ रिट्रेसमेंट टुवर्ड्स बेस टू इज लाइकली। इस बात को जहन में रखिएगा। आशीष ये लीजिए भाई साहब, बढ़िया निफ्टी बैंक की आज मंगलवार की आज है सेंसेक्स के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी। मंथली अभी तो एक ट्यूसडे बचा है इस महीने, अगले हफ्ते ट्यूसडे को मंथली की होगी। आज वीकली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी और ये अपनी बढ़िया सी स्ट्रेटेजी उस बीच में। लाइए भाई अमित जी को स्क्रीन पे दिखाइए, ट्रेडर और मार्केट एक्सपर्ट कोलकाता से अमित सेठ साहब जुड़ते हुए। अमित जी, हमने सुबह सुबह आपको बता दिया ग्लोब की तस्वीर कैसी है, निफ्टी बैंक की रणनीति क्या बनानी है। आप हमें बताओ कौन से स्टॉक्स पे दाव लगाना है। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग वीरेन जी एंड एवरीवन, एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स। आशीष जी, डेफिनेटली यहाँ पे स्टॉक फ्यूचर्स में काफी स्ट्रेंथ है, तो मैं प्राइस एक्शन के साथ ही जाऊंगा जहां पे प्राइस एक्शन मुझे स्ट्रॉन्ग लग रहा है। तो दो स्टॉक्स जो मैंने सेलेक्ट किए हैं, पहला रहेगा फेडरल बैंक। फेडरल बैंक अगर स्ट्रक्चर देखें तो थोड़ा सा लेट मूवर रहा है, लेकिन ऑफ लेट यहाँ पे काफी अच्छी खासी स्ट्रेंथ हम देख रहे हैं। कल की कैंडल काफी स्ट्रॉन्ग थी, इट वाज बैक बाय वॉल्यूम, सारे की मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, एक स्विंग का ब्रेकआउट भी है, तो इसे बाय करें। 198 का स्टॉप लॉस रहेगा और 210 के हमारे टारगेट्स रहेंगे। दूसरा मेरा स्टॉक रहेगा HAL। HAL का भी स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। कल के सत्र में हमने यहाँ पे एक मूव देखा आफ्टर 2 दिन की नैरो रेंज कैंडल्स के बाद, ओवरऑल हायर लोज और की मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इसे भी बाय करें। 4200 का स्टॉप लॉस रहेगा और 4500 तक के टारगेट्स रहेंगे HAL में। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स HAL पसंद आ रहा है, फेडरल बैंक पसंद आ रहा है सेठ साहब को। दोनों के स्टॉप लॉसेस आपकी स्क्रीन पे नोट डाउन करिएगा। बढ़िया दो ट्रेड, तेजी के ट्रेड्स। आज चाय पीनी है कि साथ में बिस्किट भी खाना है अमित जी? नहीं आशीष जी, घर में जाना नहीं है कहीं पे आज। फिर सुबह वॉक नहीं होती तो फिर वॉक कब होती है? नहीं होती है, तो आज थोड़ा सा सवेरे मॉर्निंग शो था तो गया नहीं, अब जाऊंगा इसके बाद। ओह ओके, चलिए अमित जी, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, दोनों बढ़िया ट्रेड्स देने के लिए। अब आइए जरा आज के स्टॉक्स न्यूज। कल तो बैंक निफ्टी खुलते ही रिकॉर्ड उच्चतम स्तर जड़ डाले, 55,000 के पार जाके बढ़िया बंद भी हो गया है। आज भी बैंकिंग स्टॉक्स अड़ा पे रहेंगे। दरअसल कल बाजार बंद होने के बाद शाम को रेगुलेटर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लिक्विडिटी कवरेज रेशियो LCR फ्रेमवर्क, LCR नॉर्म्स जो अमेंडेड हैं वो अनाउंस कर दिए। तो फाइनल गाइडलाइंस आ गई हैं। ड्राफ्ट प्रपोजल आया था जुलाई 2024 में, इंप्लीमेंट होना था 1 अप्रैल 2025 में, पर आपको याद होगा अपन ने रिपोर्ट करा था, बैंक कह रहे थे लिक्विडिटी की किल्लत है, इस समय ये गलत स्टेप होगा, अभी मत लगाइए, नहीं करिए, तो टाल दिया गया था। खैर, सबसे इंपॉर्टेंट जो इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग फैसिलिटीज के थ्रू रिटेल डिपॉजिट्स मोबिलाइज करे जाते हैं, उसके ट्रीटमेंट में RBI की तरफ से एक रिलैक्सेशन आता हुआ। रिलैक्सेशन क्या? ड्राफ्ट प्रपोजल कह रहा था एडिशनल 5% रन ऑफ फैक्टर लगाया जाएगा। रन ऑफ फैक्टर मतलब परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स जो बैंक्स के पास हैं, जो शॉर्ट टर्म में अगर स्ट्रेस आता है तो विड्रॉ कर लिए जाएंगे, तो वो रन ऑफ फैक्टर है।
5% के इजाफे की बात करी जा रही थी ड्राफ्ट में। एक्चुअल जो कल नॉर्म्स आए सामने, फ्रेमवर्क आया, उसमें 2.5% की बात करी गई। तो रिलैक्सेशन है। समझाता हूं। स्टेबल अगर इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग के थ्रू रिटेल डिपॉजिट्स आए हैं, स्टेबल मतलब जिनमें विड्रॉल्स इनफ्रीक्वेंट है, बहुत फ्रीक्वेंटली विड्रॉ नहीं होते, उसमें आपको 7.5% का रन ऑफ रेट लगेगा। ड्राफ्ट कह रहा था 10%, 5% से बढ़ा के 7.5 कर रहा है। ड्राफ्ट कह रहा था 10%, 2.5% का लीवे मिल गया। ऐसे ही जो लेस स्टेबल डिपॉजिट्स हैं, या मतलब बेसिकली जो प्रोन टू विड्रॉल है, उनमें कहा गया था कि 10% से बढ़ा के 15% कर देंगे ड्राफ्ट में। एक्चुअल नॉर्म 12.5% पे आए। इसका मतलब रेगुलेटर खुद ही कह रहा है कि नए एलसीआर नॉर्म्स के चलते बैंक्स की जो लिक्विडिटी है वो करीब 6 परसेंटेज पॉइंट्स बूस्ट होती हुई नजर आएगी। ये नए नॉर्म्स 1 अप्रैल 2026 से लागू, अभी नहीं होने, तब लागू होने। पर हां, आरबीआई के तमाम लिक्विडिटी बूस्ट करने के स्टेप्स, ये स्टेप्स, लिक्विडिटी पर्याप्त हुई तो थोड़ा सा ये बात ध्यान रखिएगा, जो दरों में कटौती का एंटिसिपेशंस हैं उसकी फिर उतनी जरूरत ना पड़े, ये भी हो सकता है। लेकिन ठीक है, पॉजिटिव ढील है, वो पॉजिटिव है बैंकिंग एज अ स्पेस के लिए। मेटल्स को रडार पर रखिएगा। मेटल्स में भी स्टील कंपनीज रडार पर रखिएगा, क्योंकि भारत सरकार ने, इंडियन गवर्नमेंट ने 12% प्रोविजनल सेफगार्ड ड्यूटी लगा दी है 5 की कैटेगरीज जो स्टील इंपोर्ट्स होते हैं उनमें, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को इनबाउंड शिपमेंट से प्रोटेक्ट करने के लिए 200 दिनों के लिए ड्यूटी लगाई गई है। अंटिल अगर वहां तक उससे पहले रिवोक कर दी गई है, अमेंड कर दी गई तो बात अलग, नहीं तो 200 दिनों के लिए ड्यूटी लग गई है। किस पे लगी है? हॉट रोल्ड कॉइल्स, शीट्स, प्लेट्स, कोल्ड रोल्ड कॉइल्स, मेटलिक वगैरह वगैरह। तो आसान शब्दों में इसमें सब आ गए। जेएसडब्ल्यू स्टील आ गया, जेएसपीएल आ गया, सेल आ गया, जिंदल स्टेनलेस आ गया, जो सब स्टील कंपनीज हैं सब रडार पे आ गई। कोल इंडिया ये कह रहे हैं हमने दामोदर वैली कॉर्पोरेशन के साथ अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश में उनके साथ थर्मल पावर जनरेशन के लिए करार करा है। वो एक अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट झारखंड में खड़ा करेंगे। टाटा पावर ने एक पावर परचेज एग्रीमेंट साइन करा है टाटा मोटर्स के साथ 131 मेगावाट विंड सोलर हाइब्रिड प्रोजेक्ट का। महिंद्रा लॉजिस्टिक्स के कल एक इंपॉर्टेंट नंबर्स थे, बाकी तो ठीक थे, मेंशन करने लायक नहीं। साल दर साल आय में 8% का उछाल, इबीटा 37% का जंप, मार्जिन 110 बेसिस पॉइंट सुधरे। तो नंबर्स तो अच्छे हैं। और महिंद्रा लॉजिस्टिक्स ने हेमंत सिक्का साहब को महिंद्रा ग्रुप से, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स में उनको सीईओ बना दिया आपसे, ये अनाउंसमेंट भी साथ में आया था, तो इसको रडार पे रख लीजिएगा। खैर, बाकी सारी डिटेल्स यतिन जब जुड़ेंगे 8 बजे तो और डिटेल में अपन स्टॉक्स न्यूज कवर कर रहे होंगे। एक चीज और लाइए, आज की ब्रोकरेज रिपोर्ट इंटरेस्टिंग है। यूबीएस, वो दिग्गज फॉरेन ब्रोकरिंग हाउस यूबीएस की कंज्यूमर सेक्टर पे एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट। वो कह रहे हैं ये सेक्टर रीबाउंड के लिए राइप नजर आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं इनके फेवर में जो अलाइन हो रहे हैं। पहला, FY26 यानी कि इस फाइनेंशियल ईयर में अर्निंग्स की रिकवरी की शुरुआत होगी कमजोर FY25 के बाद। दूसरा, जो पोटेंशियल इनकम स्टिमुलस है, टैक्सेस रिड्यूस हुए थे, 8th पे कमीशन लग रहा है, ये सब कई सारे प्रोडक्ट्स में डिमांड बूस्ट करते हुए नजर आएंगे। वैल्यूएशंस, क्योंकि पिछले साल स्टॉक सब करेक्ट हुए हैं, वैल्यूएशन कंफर्ट में आ गए, करेक्ट हो गए। और उनका कहना है डिफेंसिव्स वैसे भी मार्केट को पसंद आएंगे जहां पे लो रिस्क टॉलरेंस है, रिस्क एपेटाइट के लिहाज से। क्या पसंद आ रहा है? अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज वो कह रहे हैं डीमार्ट और ट्रेंड इनकम स्टिमुलस के चलते रडार पर रखिए। टर्न अराउंड स्टोरीज हैं HUL और गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड, क्योंकि लेगार्ड्स रहे और ये टर्न अराउंड स्टोरीज के तौर पे देखिए। कोलगेट और ब्रिटानिया पसंद आ रहा है, उनका कहना है कि अर्निंग्स एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट में FY26 में इंप्रूवमेंट की शुरुआत हो जाएगी। और ITC, क्योंकि वैल्यूएशंस अपीलिंग है। क्या नहीं पसंद आ रहा है? एशियन पेंट्स लीस्ट प्रिफर्ड है, क्योंकि साइकिल में अनसर्टेनिटी है, डिसरप्शंस है। और डाबर अपने पोर्टफोलियो इश्यूज हैं, इसीलिए दूर रहिए। साथ साथ जुबिलेंट फूड वर्क्स, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ में जो रिबाउंड आया था ऑलरेडी प्राइस में है, भाव में, इसीलिए पसंद नहीं आ रहा। बढ़िया रिपोर्ट है, रखिए इन सबको रडार पे। कोई छोटा सा ब्रेक के उस पर लौटूंगा तो आज के इवेंट्स कैलेंडर और कमोडिटीज पे चर्चा करने के लिए कुंवर जी ग्रुप के डॉक्टर रवि देवरा साहब जुड़ गए हैं।
रवि जी गुड मॉर्निंग, बस आ रहा हूं आपके पास। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वीरू, बिटिया की उम्र कितनी हो गई? मतलब हुआ क्या? नहीं, मैं इसमें इसलिए पूछ रहा हूं, आरबीआई ने, मैंने वो तो बता दिया आपको, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो अभी नहीं होगी, अभी नहीं। आरबीआई ने माइनर्स को 10 साल से ऊपर का अगर बच्चा है तो खुद ही अपना अकाउंट, बैंक अकाउंट खोल सकता है, ऑपरेट कर सकता है, किसी मेजर की, किसी गार्जियन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये नियम कल अनाउंस कर दिए गए। ये इंटरेस्टिंग है। बच्चे अब 10 साल से ऊपर वाले खुद ही अपने अकाउंट खोल सकते हैं, खुद ही मैनेज कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली। ये भी ध्यान रखिएगा, इंटरेस्टिंग अपडेट था, मैंने कहा शेयर कर लूं। लाइए तब और आपकी सेकंड प्लेट। बॉन्ड यील्ड्स ठीक है, जहां छोड़े थे उसी के आसपास। डॉलर इंडेक्स एक समय तो 98 के नीचे लग गया था, अभी भी करेक्टेड 98 के आसपास कामकाज करता हुआ आपको नजर आएगा। ये तब और अब डॉलर इंडेक्स का मुझे उल्टा दिख रहा है, 98 के इर्द गिर्द है डॉलर इंडेक्स, ध्यान रखिएगा। अभी कच्चा तेल कंसोलिडेट कर रहा है और सोना तो सोना है। रवि जी गुड मॉर्निंग। ऐसे में कमाई के मौके सर। गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली जिस हिसाब से डॉलर इंडेक्स आपने राइटली पॉइंट आउट किया, और कल पहली बार ऐसा हुआ कि दिन में 2 बार ट्वीट आई प्रेसिडेंट ट्रम्प की ओर से, एंड जब तक के फेडरल रिजर्व एंड प्रेसिडेंट ट्रम्प के बिटवीन का मामला सुलझता नहीं, बहुत बड़ी तेजी की उम्मीद डॉलर इंडेक्स से नहीं है। इससे लग रहा है कि कमोडिटी थोड़ा फ्लेवर में रहेगा। साथ में ये मंथ एंड में चाइना की भी एक कॉन्क्लेव, इकोनॉमिक कॉन्क्लेव है, इसमें भी कुछ स्टिमुलस मेजर्स आने की उम्मीद है। तो मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ा ध्यान आपको कमोडिटीज पे, क्रूड एंड मेटल्स में देना चाहिए, वहां पे थोड़ी तेजी आ सकती है। क्रूड बाय करें 5300 के जितने करीब मिले, स्टॉप लॉस होगा 5254, एंड अपर साइड जो टारगेट है 5420 आ सकता है। और सेकंड रिकमेंडेशन जिंक पे होगा, क्योंकि जिंक का कोरिलेशन चाइनीज रियल एस्टेट मार्केट के साथ काफी अच्छा है। तो अगर कुछ मेजर्स आते हैं यहाँ पे बेनिफिट होगा। जिंक को बाय करें 246 के करीब, 243.20 के स्टॉप लॉस के साथ, और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में 251 तक के लेवल आ सकते हैं। तो क्रूड एंड जिंक दोनों में मुझे लग रहा है कि आज एक अच्छा उछाल देखने को मिल सकता है। चाइनीज रियल एस्टेट मार्केट के लिए कमोडिटीज वाले कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं वहां पे स्टिमुलस का अनाउंसमेंट, ऐसा क्या? यस, मींस के सर्विस इंडस्ट्री के लिए ऑलरेडी कॉन्क्लेव 2 दिन की चल रही है, एंड ये मंथ एंड में चाइना के स्टिमुलस मेजर्स के लिए इकोनॉमिक कॉन्क्लेव भी है, तो उसमें से भी कुछ अच्छे मेजर्स आ सकते हैं। बढ़िया। कच्चा तेल और जिंक दोनों में खरीदारी करने का कॉल। देवरा साहब, आपने पहली बार बैंक अकाउंट कब ऑपरेट किया था? क्या उम्र रही होगी? हाँ, मैं बिजनेस कम्युनिटी से हूँ, तो बिजनेस कम्युनिटी में तो बहुत छोटे थे तब से, मीन्स के करीबन 12 साल 13 साल का था तब से बैंक अकाउंट था मेरा। क्योंकि बिजनेस में वैसे देखे तो नए जनरेशन को जल्दी से मौका मिलता है अकाउंट ओपनिंग के लिए। रवि जी थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। रवि जी स्मार्ट किड्स में से थे भाई, मुझे तो बहुत टाइम लगा था बैंक के दरवाजे तक पहुंचने में। खैर, आज का इवेंट्स कैलेंडर। मंगलवार का दिन सेंसेक्स से वीकली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी आज। अच्छा, कल बहुत सारे ग्लोबल मार्केट्स, मैंने कहा था वो ईस्टर के चलते छुट्टी पे थे, आज सारे ट्रेड रिज्यूम हुए हैं, इसलिए एशिया में कई सारे मार्केट्स कल बंद थे, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ऐसे क्यूज अब यूरोप और एशिया से देख रहा हूं तो उसमें एक दिन का गैप है, एक्सटेंडेड वीकेंड से लौटे हैं वो लोग। निफ्टी का HCL टेक का रिजल्ट है, वायदा में AU स्मॉल फाइनेंस, हैवेल्स, M&M फाइनेंशियल्स और टाटा कम्युनिकेशन के नंबर्स आने वाले हैं। राणे इंजन वॉल्व और राणे ब्रेक लाइनिंग्स, इनकी एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट है अमेलगमेशन की। दरअसल राणे इंजन वॉल्व, राणे ब्रेक्स दोनों राणे मद्रास में मर्ज होने जा रहे हैं। 20,000 करोड़ रुपए का आरबीआई का ओपन मार्केट ऑपरेशन थर्ड ट्रांच आज होना है। 2 20-20 के हो चुके हैं, 1 20 का अभी मंथ एंड में बचा हुआ है। यूएस में टेस्ला के रिजल्ट्स आने हैं। अच्छा, टेस्ला के साथ साथ अपनी आईटी कंपनीज के लिए सैप और अडोब के नंबर्स भी आने हैं। इनमें बहुत सारी इंडियन आईटी कंपनीज की पार्टनरशिप्स हैं इनके साथ। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक समिट चल रहा है वॉशिंगटन में। आज आईएमएफ की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक आना है शाम 6:30 बजे। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आनी है करीब रात 7:45 बजे। पीएम मोदी आज से सऊदी अरब के दौरे पे हैं 2 दिनों के। यूएस वीपी जो आए हुए हैं जेडी वैंस, आज जयपुर घूमने जा रहे हैं। आमेर पैलेस, जंतर मंतर, सिटी पैलेस, पिंक पैलेस सब घूमेंगे। दिल्ली है वीरो,
आज ना देवी इलेक्ट्रिक बसेस दिल्ली में लॉन्च होने जा रही है। आपके लिए मैं ढूंढ के लाता हूँ कुछ ना कुछ। देवी मतलब दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल इंटरचेंजेस। अरे बेसिकली मेट्रो स्टेशन से दिल्ली को इंटीरियर्स को कनेक्ट करने के लिए, पॉल्यूशन से थोड़ी राहत दिलाने के लिए दिल्ली को, हाँ, ये भी दिल्ली की सरकार की, और आपने पॉल्यूशन की बात छेड़ी, वाचित सरकार की ये पहल है। ये इंटरेस्टिंग। आज फ्लैग ऑफ होंगी ये बसेस। और आपने पॉल्यूशन की बात छेड़ी तो भैया एक बात ध्यान रखिएगा, आज वर्ल्ड अर्थ डे है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए इस दिन, ये देखिए वर्ल्ड है। आपने एकदम सटीक बात छेड़ी थी, ये लीजिए। खैर गिफ्ट 50 के संकेत छोड़े जा रहा हूं। इन ग्रीन खुलेंगे, बुरा नहीं है भाई साहब। हाँ ये जरूर है, फ्लैटिश से होंगे, 20-30 पॉइंट ऊपर खुलेंगे, लेकिन ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं था वीक ओवरनाइट डेवलपमेंट्स को देखते हुए। बढ़िया है। एस नोट पर मॉर्निंग कॉल में आज के लिए इतना ही। ब्रेक ले लिया जाए, ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो मंगलवार का